हमारा एक फर्म है एजुकेशन सॉल्यूशंस, जो ऐसे सभी लोगों को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, जिन्हें बिहार में या नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो हमारा एरिया है काम करने का, अगर आपको किसी भी तरह का कोई स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, तो वो स्टार्ट कैसे होगा, कितनी ज़मीन चाहिए, कितना बिल्टअप एरिया चाहिए, कौन कौन से अप्रूवल्स आपको लेने हैं, किन किन डिपार्टमेंट से लेना है, जनरली ये जानकारी लोगों को नहीं है। जो भी लोग इच्छा शक्ति रखते हैं वैसे हाई एजुकेशन की संस्थाएं वो बिहार में खोलें। ये ज़रा मैंने हमको स्कूल खोलना है। स्कूल सर 3 तरीके से आप बिहार में खोल सकते 3 तरीके से। हैं। एक तरीका है कि आप usolpatna.com, EDU एजुकेशन का EDU, सॉल्यूशंस का SOL और पटना PATNA.com है। नोट कर लीजिएगा आप। और एक वेबसाइट है educationsolutions.in, इस पे सारी जानकारी दी गई है। सब ऑफिस का एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। आप जिस माध्यम से चाहें ऑफिस आकर के तो आपका कंसल्टेंसी फी भी होता होगा? वो तो हर कोर्स का अलग है, लेकिन कंसल्टेशन फर्स्ट का वो बिल्कुल फ्री है। हमने सुना है कि कंसल्टेशन में चूंकि आप चाहते हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा खुले, बिहार मजबूत हो, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरह, बिल्कुल। तो फीस भी बहुत ज़्यादा आप नहीं रखते हैं। नहीं सर, फीस ज़्यादा क्यों रखें? सब कुछ तो आपको लगाना है, हम लोग केवल आपको सलाह दे रहे हैं। आपका कोई फ़ोन नंबर भी है, आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, शेयर बताना करना चाहेंगे तो शेयर कर दीजिए। हमारा पटना ऑफिस का फ़ोन नंबर है 953475 5x5। दूसरा नंबर है 953457 4x5। रांची ऑफिस का नंबर है 970969 4x5। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बहुत दिनों के बाद आज पॉडकास्ट पर आपसे बात कर रहा हूं। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों को अक्सर हम लोग बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसमें स्वराज पोस्ट के जो हमारे दर्शक हैं बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं। पॉलिटिकल खबरों से बड़ा याराना है आप लोगों को, लेकिन आज उस याराना को मैं तोड़ रहा हूँ। आज मैं ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो जानने के लिए आप निश्चित तौर से ललायित होंगे, जानना चाहते होंगे। आप चाहते हैं कि बिहार बने, बिहार के लोग हर क्षेत्र में समृद्ध हो, बिहार समृद्ध हो। तो वैसे सब दिमाग में रख करके मैंने एक ऐसे शख्सियत को निमंत्रित किया, बुलाया है कि आप सुनेंगे तो शॉक नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्य कि कैसे भी लोग बिहार में हैं, ये जान लीजिए। और हमारे बगल में बैठे हैं RK राजन जी, राजकुमार राजन। राजकुमार राजन जी, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आप ही पहले अपना बारे में बताइए हमारे बढ़िया से। हमारा एक फर्म है एजुकेशन सॉल्यूशंस, जो ऐसे सभी लोगों को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, जिन्हें बिहार में या नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो हमारा एरिया है काम करने का, अगर आपको किसी भी तरह का कोई स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, तो वो स्टार्ट कैसे होगा, कितनी ज़मीन चाहिए, कितना बिल्टअप एरिया चाहिए, कौन कौन से अप्रूवल्स आपको लेने हैं, किन किन डिपार्टमेंट से लेना है, जनरली ये जानकारी लोगों को नहीं होती है। बिहार में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन सबसे रॉयल फील्ड इसलिए है कि ये एक वाइट कॉलर जॉब है। पहला एक आपका रेपुटेशन समाज में डेवलप वाइट कॉलर जॉब में मतलब ऐसे इसमें सर सब कुछ आपका सर कल्चर्ड है, सब कुछ सर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप करते हैं। जो भी चीज़ें सर आप आ रही हैं, बच्चे फी पे कर रहे हैं सर, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ सर ट्रांसपेरेंट है, हिडन पार्ट कुछ इसमें नहीं है। अच्छा, जो भी आप समाज को दे रहे हैं सर, रिटर्न आपको सर सब कुछ सर आपके पास आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि एक रॉयल जॉब इसलिए है सर कि आपने सर एक बार एक स्कूल खोल दिया, एक कॉलेज खोल दिया, एक संस्था खड़ी कर दी, फिर उसकी रॉयल्टी आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। समाज को आप कुछ दे गए,
आपके नाम से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, आप एक वर्ग को शिक्षित कर रहे हैं, कल वही वर्ग हमारे भारत का नाम रोशन करेगा, नई पीढ़ी वो बनेंगे। तो हमारा प्रयास है कि जो भी लोग, वैसे सोसाइटी के लोग जो कम पैसे के कारण बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कि वो संस्थाएं हमारे बिहार में नहीं है। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग इच्छा शक्ति रखते हैं वैसे हायर एजुकेशन की संस्थाएं वो बिहार में खोलें। वो संस्थाएं कैसे खुलेंगी, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, कैसे खुलेगा, उसमें कौन कौन सा अप्रूवल्स लेना है, कितनी लैंड रिक्वायर्ड है, किस तरीके से लैंड आपको एक्वायर करनी है, कैसी बिल्डिंग बनेगी, ये सारी चीज़ों का सपोर्ट, असिस्टेंस हर तरीके से हम लोग वैसे लोगों को प्रोवाइड करते तो हैं। बताइए ज़रा, मैंने हमको स्कूल खोलना है। स्कूल सर 3 तरीके से आप बिहार में खोल सकते हैं। 3 तरीके से? हाँ, एक तरीका है कि आप सीबीएसई खोलना चाहते हैं, कि आईसीएसई बोर्ड का खोलना चाहते हैं, कि बिहार बोर्ड का खोलना चाहते हैं। दूसरा है कि आप किस लेवल का खोलना चाहते हैं, अप टू 10th खोलना चाहते हैं कि अप टू 12th खोलना चाहते हैं, या अप टू 8 खोलना चाहते हैं। तो सबसे सर पॉपुलर बिहार में जो स्कूल है वो है सीबीएसई, जो कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग सर सीबीएसई खोलना चाहते हैं, इसी में रुचि दिखाते हैं। इसी में रुचि दिखाते हैं। जो हमारे पास इंक्वायरी आती है 100 अगर, तो 90 इंक्वायरी सीबीएसई स्कूलों के लिए आती है। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों है? सीबीएसई का सर करिकुलम इन कंपैरिजन आईसीएसई बहुत आसान है। सीबीएसई में सर हर चीज़ें सर पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया गया है, तो वो सर बच्चों के लिए सर एक्वायर करना आसान होता है। आईसीएसई बोर्ड में सर मैथमेटिक्स टफ है सीबीएसई के सिलेबस से, कंप्यूटर टफ है, इंग्लिश टफ है। आईसीएसई बोर्ड में सर क्लास 6 से सर एक बुक सेपरेट लग जाती है अलजेब्रा की, जो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में है। जो आप सर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं लॉजिक गेट, वो आपको आईसीएसई में क्लास 8 में पढ़ाई करना होता है। अच्छा। तो स्कूल सर वहीं खुलेगा जहाँ पर सर ज़मीन आप ज़्यादा एक्वायर कर सकें। तो वो तो एरिया सर रूरल होगा, सर, तो बच्चे तो उनका सर उतना अच्छा इंग्लिश होगा नहीं, तो कहाँ से वो सर्वाइव कर पाएंगे वैसे स्कूल जहाँ बच्चे का बेस ही कमजोर होगा, रूरल बैकग्राउंड होने के नाते। तो ये सारी सर फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई बोर्ड में है, क्योंकि सर बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, किताबें वो आपके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, आपके हिसाब से किताबों को बनाते हैं। तो सबका सर टॉप प्रायोरिटी है कि सीबीएसई स्कूल ही हम लोग स्टार्ट करें। तो कोई भी आदमी सर पहले स्कूल खोल लेता है सर, अप टू 5 चलाता है, अप टू 6 चलाता है, अप टू 8 चलाता है, लेकिन 9th क्लास की सर वो पढ़ाई अपने स्कूल में सर विदाउट एफिलिएशन नहीं करा सकता है। तो जिनको भी सर क्लास 9 विदाउट एफिलिएशन वो 7 तक चला सकता है, 8 तक चला सकता है, 8 तक चला सकता है सीबीएसई के एफिलिएशन के बिना। क्योंकि बिहार सरकार सर क्लास 8 तक का सर आपको अप्रूवल देती है, जिसको हम लोग आरटीई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट देती है बिहार सरकार, जो सर स्कूल को सर रिकॉग्नाइज करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा, यानी आप बिहार सरकार के अंतर्गत क्लास 8 तक की पढ़ाई कर सकते हैं, और क्लास 8 के बाद वो बच्चे किसी अन्य स्कूल में जा सकते हैं जहां 9th का एफिलिएशन हो सीबीएसई का या आईसीएसई बोर्ड का, और वैसे स्कूलों का सर वो स्कूल टीसी इशू कर सकते हैं जिनको आरटीई से रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो सबकी सर पहली ख्वाहिश होती है कि मेरा स्कूल सीबीएसई हो जाए। तो सर सीबीएसई का सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में स्कूल खोल रहे हैं, मैंने खोलने का क्राइटेरिया बता रहे हैं जी, शहरी क्षेत्र में अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, लैंड एरिया अलग है। लैंड का, हाँ, शहरी में सर लैंड का एरिया है सर 1.15 एकड़, और सर रूरल में है सर 2 एकड़। ये लैंड आपके स्कूल के पास होनी चाहिए, या तो वो लैंड सर स्कूल के नाम रजिस्टर्ड हो, और अगर सर कोई स्कूल का गवर्निंग बॉडी है सच एज ट्रस्ट या कोई सोसाइटी या कोई एनजीओ, तो वो सर मिनिमम 15 ईयर्स के लीज पर उस सोसाइटी को या स्कूल को उपलब्ध हो, तो आप सीबीएसई में सर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक सर ऑनलाइन प्रक्रिया है सर सीबीएसई के पोर्टल की, जो आपको पोर्टल में अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई आप करेंगे सर, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सर सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपको सर एनओसी लेना पड़ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। वो एनओसी आप ले लिए सर, और सर 3-4 सर्टिफिकेट्स होते हैं सेफ्टी के, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी, हेल्थ हाइजीन। फिर करके आप सर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे, जो सर जनरली सर जनवरी से जुलाई कहाँ से शिक्षा विभाग से लेना पड़ता है? बिहार सरकार। एनओसी सर लेंगे हम सर शिक्षा विभाग बिहार सरकार से, और उसके बाद हम लोग सर अप्लाई करेंगे सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल पे, जो सर हर साल ओपन होता है जनवरी टू जून। वहाँ आप अप्लाई करेंगे सर, उसका एक सर्टेन फ़ी है सर, अप्लाई करेंगे,
ऑनलाइन आपकी कमेटी बनेगी, वो कमेटी सर स्कूल का जांच करेगा। 2 प्रिंसिपल की टीम होती है आपके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स की। सब कुछ सर एज पर नॉर्म्स है और स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो सर विद इन 45 डेज ऑफ इंस्पेक्शन आपको सर अप्रूवल मिल जाता है। जैसे मान लो जमीन आपके पास है, किसी के पास जमीन हो, ठीक है जी, तो कितना मतलब कितने रूम चाहिए, क्या बिल्डिंग कैसा बनेगा, क्या है, हाँ ये सब थोड़ा उसका बताइए। तरीका ये है सर कि आपको पहले ये तय करना है कि मुझे अप टू 10th लेना है कि अप टू 12th लेना है। अगर आपको अप टू 10th लेना है सर, तो आपके पास मिनिमम सर 12 कमरे उपलब्ध होने चाहिए, अच्छा। मिनिमम। जैसे सर अप टू 10th अगर हम ले रहे हैं सर, तो 1 to 8 में आपका एक एक सेक्शन होगा, तो 8 क्लासरूम हो गया। और 3 सर बाल वाटिका होता है, जिसको आज सीबीएसई ने नर्सरी को, LKG को और UKG को उसने अलग नाम दे दिया है। अच्छा, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। तो सर 8 और 3 11 ऐसे हो गए, 11 क्लासरूम। एक आपको रिजर्व रखना है सर अदर क्लासरूम के रूप में, अगर कोई सेक्शन बढ़ता है तो। और आप अगर 10th ले रहे हैं सर, तो अभी आपका स्कूल सर क्लास 8 तक है, वो बच्चे सर 9th में चले जाएंगे आफ्टर एफिलिएशन, तो आपको सर 4 कमरे उसके लिए रिजर्व करने पड़ेंगे 12 के बाद, ठीक है। ना आपने कहा कि अप टू 10 यस, 12 रूम चाहिए, 12 रूम जो भी आपका चल रहा है तो अभी उसमें एट आपने प्रेजेंट। ऐसा नहीं बताया कि टीचरों के लिए भी तो रूम चाहिए। वो बता रहा हूँ सर, मैंने क्लासरूम बताया कि 12 अच्छा। क्लासरूम्स चाहिए, हम्म, जो आपको सर अप्रूवल मिलेगा 9th का अगले सेशन के लिए। अच्छा। तो 4 कमरे कम से कम उसके लिए चाहिए। हम्म, उसके बाद सर एक स्टाफ रूम टीचर्स के लिए, एक प्रिंसिपल रूम, ठीक है। 3 लैब होता है सर अप टू 10th। एक हो गया सर आपका कंपोजिट साइंस लैब, एक मैथमेटिक्स लैब और एक कंप्यूटर लैब, एक लाइब्रेरी, एक सर आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स का रूम होता है, और एक सर आपकी इन्फर्मरी होती है, अगर कोई बच्चा सर सिक हो गया तो कहाँ वो रहेगा। और बाकी सर एमिनिटीज़ होती है सर प्लेग्राउंड की और वाशरूम्स की। इतना सर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आपके पास हो और उसका नॉर्म्स जो आप फुलफिल करते हो सर। क्लासरूम का नॉर्म्स है 500 स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए आपके पास एक क्लासरूम। लैब सर 600 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। कंप्यूटर लैब आपका 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और लाइब्रेरी 1200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। ये इसका न्यूनतम मानक है, ये आप पूरा करते हैं फिर आप अप्लाई करेंगे। इन्हीं चीज़ों की जांच करने कमेटी आती है। आपके पास सर लाइब्रेरी में सर एक बच्चे पे 5 बुक दिखाना होगा आपको। मिनिमम आपको सर कंप्यूटर लैब में सर 40 कंप्यूटर रखने होंगे, 40 कंप्यूटर मिनिमम। और जो सर साइंस लैब बनेगा कंपोजिट, उसमें सर फिजिक्स का टेबल अलग होगा, केमिस्ट्री का टेबल अलग होगा, बायो का टेबल अलग होगा, तीनों का अलग अलग कबर्ड होगा, और एक सर मैथ लैब होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इन्हीं की जांच करने कमेटी आती है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, जैसे सर सेफ्टी में हो गया सर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, हेल्थ एंड हाइजीन सर्टिफिकेट, एक लैंड सर्टिफिकेट होता है जो रजिस्ट्रार देते हैं या SDM देते हैं कि इस जमीन पर इस नाम का स्कूल बना हुआ है। ये सर्टिफिकेट्स हो गया। और टीचर्स इसमें सर चाहिए होते हैं। अगर आपके पास सर एक सेक्शन चल रहा है, अगर 1 to 8 आपका सर 8 सेक्शन है, तो आपको सर 12 टीचर्स दिखाने हैं मिनिमम, सब्जेक्ट के टीचर। उसके बाद आपके पास सर एक स्पेशल एडुकेटर होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स टीचर होना चाहिए, और एक आपके पास लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो टीचर्स के अलावा सर 5 अलग स्टाफ आपको रखने होंगे। प्रिंसिपल एक हो गए, एक आपके एडुकेटर हो गए वैसे बच्चों के लिए जो सर फिजिकली चैलेंज है सपोज आपके स्कूल में। तो पहले ये नॉर्म्स नहीं था, लेकिन अब है क्या कि बच्चे हो ना हो आपको ये फैसिलिटी अपने स्कूल में देनी है। एक हो गए सर काउंसलर, जिनका होता है क्वालिफिकेशन MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि जो सब बच्चा के लिए स्ट्रेस से गुजरते हैं कि एग्जाम का प्रेशर है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? एक वो हो गया, काउंसलर चाहिए, कंपलसरी है ये सब, एकदम कंपलसरी है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग स्टाफ्स। उसके बाद आपके हो गए लाइब्रेरियन, बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे तो कौन उनको बुक्स देगा? और एक सर फुल टाइम स्पोर्ट्स टीचर चाहिए, क्योंकि स्कूल है सर तो ऑल राउंड डेवलपमेंट है। इतना बता रहे हैं, इतना सब चाहिए जी। मैं तो देखा हूँ कितना कागजी पर चल रहा है, कितना 4-5 पर है, फिर भी चल रहा है। नहीं सर, जो स्कूल एफिलिएटेड हैं वो तो ये नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनका सर हर 4 साल पर अप्रूवल एक्सटेंड होता है। आज आपने टीचर्स को रखा, कल आप अगर हटा भी उन्हें देते हैं किसी वजह, वो छोड़ गए, तो जब भी आपको एक्सटेंशन करना है
तो ये सारी रिकॉर्ड फिर से आपकी चेक की जाएंगी और उनका सर एक डेडिकेटेड पोर्टल है सीबीएसई का, जिसको हम लोग ओएसिस कहते हैं। उसको आपको हर साल जुलाई के महीने में अपडेट करना होता है कि आपके स्कूल में कितने टीचर ने डिज़ाइन कर दिया, कितने ने नया ज्वाइन किया, कितने बच्चे किस सेक्शन में हैं, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, आपने क्या अपग्रेड किया। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन है सर। और ये सारी चीज़ें स्कूलों को अपने वेबसाइट पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर के तहत अपलोड करना है। तो वो जो सर एफिलिएटेड हैं उनके पास स्कोप नहीं है कि वो ऐसा कुछ गलत कर सके, उन्हें मेंटेन करना ही होगा। और सर आज का ज़माना है, बच्चे एक्टिव हैं, हम आप एक्टिव हैं, पेरेंट्स एक्टिव हैं, कोई भी सर फी पे कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जरूर चाहेगा सर्विस मिले, हमको फैसिलिटीज़ मिले। तो हमारा प्रयास है कि जिनके पास कोई भी डेफिशिएंसी अगर है तो हम लोग उनके लिए तैयार हैं। तो ये जो आपने बताया कि सीबीएसई के लिए जो खोला, तो यही आईसीआईसी के लिए नहीं, उसका नॉर्म्स अलग है, उसको लैंड कम चाहिए, उसका बिल्डिंग का कुछ पैटर्न अलग है सीबीएसई के पैटर्न से। क्या है उसका? उसको सर ज़मीन ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए सर मात्र 20,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पहले साल में। अच्छा। और उनका सर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उनके लिए उनका एक 2,000 स्क्वायर फीट का एग्जामिनेशन हॉल होता है, वो सबसे उनका कंपलसरी पार्ट है। लैंड में उनका रिलैक्सेशन है कि आप स्टार्टिंग में कम लैंड के साथ लैंड में ही नहीं है, बाकी तो उतना रूम चाहिए। हाँ, वो सब चाहिए, लेकिन उसमें एक नया चीज ऐड हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल बड़ा चाहिए। मैं समझ गया। बिहार सरकार के स्कूल सेम पैटर्न है, जस्ट लाइक सीबीएसई। उसमें भी एग्जामिनेशन हॉल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, उसमें नहीं चाहिए, लेकिन जो नॉर्म सीबीएसई का है ऑलमोस्ट वही नॉर्म्स उनका। तो आप जो कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास प्रस्ताव जो आता है बिहार सरकार वाला आता है कि सीबीएसई का आता है, क्या कि किसका आता है ज़्यादा? मिले जुले तीनों आते हैं सर, लेकिन मैक्सिमम सीबीएसई का आता है। बिहार सरकार का सर तो सर अप्रूवल बंद था, इधर 2 साल से शुरू हुआ है। क्या बंद था? जो टॉपर घोटाला हुआ था, अच्छा। उसके बाद सर बिहार सरकार ने सर सभी पर जांच बैठा दी थी। तो उन्होंने पहले जांच को पूरा किया, स्कूलों के मानक को सही किया, और वो 2 साल से फिर स्टार्ट किए हैं आवेदन लेना नए स्कूलों को देने के लिए। सारा बंद था, अभी स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले। तो वैसे भी कोई नहीं कर पा रहा था। और सर सीबीएसई क्या है कि एक सोच है कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल है, हर कोई चाहता बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो मैक्सिमम लोगों का सोच ये होता है कि गांव में स्कूल खुल रहा है तो इंग्लिश मीडियम का ही खुले, तो इंग्लिश मीडियम खुले तो सीबीएसई ही चाहिए लोगों को। पढ़े या ना पढ़े, अंग्रेजी बोले ना, अंग्रेजी बोले, गौरवान्वित आदमी फील होता है। बच्चे सर हर कोई बांध करके एक लेबर भी है सर, तो मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है तो एक गर्व की बात है। बच्चा सर स्कूल जाके सर गुड मॉर्निंग भी पापा बोल दिया सुबह सुबह, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोलता है। तो शुरुआत यहीं से होती है, हाय हेलो से। हाय हेलो शुरुआत होगी, स्कूल अच्छा करेगा फिर बच्चा बहुत आगे जाएगा। ऐसा आप कंसल्टेंट नहीं है, ये जो प्राइवेट स्कूल खुलते हैं खासतौर से अंग्रेजी मीडियम, उसमें गार्जियंस को पैर छू नहीं, ये नहीं गार्जियन को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। कहीं मैं पढ़ रहा था, ऐसा है क्या? हाय हेलो डैड, हेलो नहीं मम्मा, सर, ऐसा कहीं नहीं, कोई नहीं। लिखित पैटर्न नहीं है, ये तो हमारा संस्कार है सर। और दूसरा सर ये सर वेरी करता है स्कूल बाय स्कूल कि उनके प्रिंसिपल बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे सर संस्कृति में है कि इसको सिखाना ही तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये कोर्स पार्ट ऑफ कोर्स हो गया कि आप स्कूल में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करनी है, तो उसके लिए गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है, जो भी कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा संस्कार है बाय बॉर्न जो हमें फॉलो करना है। क्योंकि स्कूल के कैंपस में ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है, तो वहां पर वो एटिकेट्स में आ जाता है गुड मॉर्निंग। आपने जनरल स्कूल का बताया, अगर फार्मेसी खोलना है किसी को, बीएड कॉलेज खोलना है किसी को, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के कॉलेज होते हैं। फार्मेसी तो अभी सर बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉलेज खोलने की, क्योंकि बहुत कम कॉलेज फार्मेसी के हैं। कितने हैं? 50 भी नहीं होंगे आप कहें तो। हाँ, यस, 50 भी फार्मेसी कॉलेज बिहार में। क्यों जरूरी है ज़्यादा फार्मेसी कॉलेज खोलना? क्योंकि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 2 साल के बाद, कि डॉक्टर आप केवल डायग्नोज करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को फार्मासिस्ट, क्योंकि उनको पता है कि किस मेडिसिन का क्या कंपोजिशन है। ये सर ऑलरेडी यूएस में लागू है, डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, वो दवा नहीं लिखते हैं। अच्छा, दवा लिखता है फार्मासिस्ट। एक नई जानकारी आपने दिया सर ये सर आप सर गूगल और डॉक्टर तो ऐसा लिखते हैं कि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। दवा का अभी सर ये पॉलिसी में हमारे प्रस्ताव में ये आने वाला है। दूसरा सर है क्या कि फार्मासिस्ट की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर मेडिसिन
का कंपोजिशन क्या है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत को नहीं पता हो। अच्छा, ये फार्मासिस्ट की जिसके पास डिग्री है उसी को दवा की दुकान खोलने का भी लाइसेंस मिलता वो है सर ना? डिप्लोमा की डिग्री होती है। डिप्लोमा की 2 होती है। डिग्री अभी सर बिहार में मेनली कॉलेज खुलते हैं। 3 होती है सर। एक होती है डी फार्म जो सबसे बेसिक डिग्री है, फिर बी फार्म, फिर एम फार्म होता है, फिर एक फार्म डी होता है। तो सर डी फार्म का क्या है कि आप डी फार्म कर लिए तभी आप कोई मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं। जिनको भी सर लाइसेंस लेना है मेडिसिन शॉप का, उनको एक या तो वो खुद कर लें या कोई उनके फैमिली में हो, कोई फ्रेंड हो, तो एक का सर लाइसेंस चाहिए दुकान के लिए। पहले था कि एक पे 10 दुकान खुल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितनी दुकानें खुलेंगी सबके पास अपना सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए, अच्छा। और वो लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जिनके पास डी फार्म की डिग्री है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि कॉलेज कैसे हाँ, खुलेगा? कितनी फार्मेसी मैंने 50 भी नहीं है, तो कैसे अगर खोलना होगा किसी को, तो हमारे व्यूअर को जरा बताइए कि कैसे खोलने के क्या लिए करेंगे सर है पहले? कि फार्मेसी जमीन कितनी चाहिए और सब 2 क्या? एकड़ जमीन चाहिए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में। हम्म। और शहरी क्षेत्र में सर वो 0.75 है मैक्सिमम एकड़। शहरी क्षेत्र में 0.75 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़, जो बिहार सरकार का नियम है। पहले आप 7.5 मतलब हम समझे नहीं। 1.25 एकड़ जमीन सर। 52 एकड़, हाँ ऐसे समझाएं। जी। गाँव के आदमी है ना, समझे सर। 52 एकड़। 1.25 एकड़। हम्म। पहले इसकी प्रक्रिया यह है सर कि जमीन ट्रस्ट के नाम या कॉलेज के नाम अगर रजिस्टर्ड आप कर दें, या तो सेल या तो गिफ्ट, तो बहुत अच्छा। अगर लीज करना चाहते हैं जो आसानी से मिल जाता है, तो आपको मिनिमम 30 साल का लीज करना होगा जमीन, अच्छा, फार्मेसी ट्रस्ट के लिए। नाम या कॉलेज के नाम। बिहार में क्या है सर कि स्कूल कॉलेज खोलना चैरिटेबल बिजनेस है। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। आप इंडिविजुअल नहीं खोल सकते हैं। तो खोलने के लिए आपको एक संस्था को सामने लाना होगा, या वो ट्रस्ट होगा, या वो सोसाइटी होगा, या कोई एनजीओ होगा, या सेक्शन 8C की कंपनी होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट। वो आपका गवर्निंग बॉडी होगा, क्योंकि फंड तो उसके पास होगा। तो आपको वो जमीन मिनिमम 30 ईयर्स के लिए लीज करना पड़ेगा, जो भी आपका ट्रस्ट या सोसाइटी है। उसके बाद ट्रस्ट को करना पड़ेगा। ट्रस्ट को बेहतर है कि ट्रस्ट को आप करें। और फिर आपको उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना होगा फार्मेसी के नॉर्म्स के हिसाब से। अब आपको तय करना है कि आप केवल डी फार्म कॉलेज खोलना चाहते हैं, या बी फार्म खोलना चाहते हैं, या दोनों खोलना चाहते हैं। तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि क्लासरूम का साइज रहेगा 100 स्क्वायर मीटर का। एक क्लासरूम जो भी होगा 100 स्क्वायर मीटर, वही साइज का लैब भी रहेगा। कितने क्लासेस होंगे? रूम अगर चाहिए दोनों आप लेते हैं, डी फार्म और बी फार्म, तो डी फार्म तो सर 2 साल का कोर्स है। 2 क्लासरूम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसमें आपको स्टार्टिंग में 60 यूनिट ही मिलता है। और बी फार्म 4 साल का। कितने दिन का कोर्स होता है? बी फार्म 4 साल का है। अच्छा। डी फार्म 2 साल का है। तो अगर बी फार्म आप करते हैं तो बी फार्म में आप मैक्सिमम 100 सीट अप्लाई कर सकते जो हैं। डी फार्म करेगा वही बी फार्म करेगा, या कोई कर सकता है? कोई भी कर सकता है। डी करेंगे। इनका इंटर साइंस माने ये जरूरी नहीं है कि बी फार्मा करने के लिए डी करना होगा, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी फार्मा अगर कोई करेगा, जो लड़के के, उनको कौन सी नौकरी मिलेगी, क्या फायदा होगा? उनकी फार्मेसी में बहाली होगी। अभी बहुत वैकेंसी आया है, लेकिन बिहार सरकार में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इसको वैकेंसी को लेके। बिहार सरकार में है क्या कि जिनके पास हायर डिग्री है उनको नौकरी नहीं मिल रही है डी फार्म के क्वालिफिकेशन वाली। इसमें बहुत दिन से आंदोलन चल रहा है। तो मतलब डी फार्मा के एजुकेशन जो है ये, अब बी फार्मा का एजुकेशन जिसके बाद 4 साल वाला है उसको क्या नौकरी मिलेगी? वो सीनियर फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और वो उनको लाइसेंस। तो बिहार में फार्मासिस्ट की बहुत वैकेंसी है। बहुत है सर, अभी निकलने वाली भी है वैकेंसी। अच्छा, निकलने वाली। देख लीजिए भाई आप लोग। हाँ। तो कॉलेज की कमी बहुत है, पहला तो यही है यहाँ पे। अच्छा। और लोगों में जागरूकता का अभाव है। तो क्यों कमी है? लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या नहीं जानते सर, नहीं क्या है कि था सरकार का कमी जो क्यों है वो मैं बता रहा हूं। रवैया है वो 2020 के पहले सर नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर मोरेटेरियम लगा हुआ था कि नया कॉलेज खोलना ही नहीं है पूरे इंडिया में। ये बात है जी, पूरे इंडिया में। हाँ, मोरेटेरियम था कि कॉलेज नहीं खोलना है। तब कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोगों ने केस किया, उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो 20 में सर पहला मोरेटेरियम हटा, तो 20 से सर स्टार्ट हुआ फार्मेसी कॉलेज। तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया,
जिनका मानक पूरा हुआ, जिनको बिहार सरकार से समय पर एनओसी मिल गया, स्वास्थ्य विभाग से उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारी इसमें विसंगतियाँ आ गई। बहुत लोगों ने ऐसे भी कॉलेज खोले जो मानक को शायद पूरा नहीं कर पा रहा था। बच्चों को तो पता ही है कि कॉलेज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत पे जांच भी बैठा, कुछ की मान्यता भी गई, कुछ नए कॉलेज दोबारा फिर से आए, फिर पोर्टल दोबारा खुला और उसके बाद पोर्टल हर साल खुल रहा है क्योंकि कॉलेज की बहुत कमी है। लेकिन मानक पूरा नहीं करने के कारण मान्यता मिलने में देरी हो जाती है क्योंकि जांच टीम इसमें 2 जगह से आती है। पहली जांच टीम तो बिहार सरकार की होती है जिसमें एक डीएम साहब के प्रतिनिधि होते हैं, तो जिले के सीनियर एडीएम होते हैं, डीसीएलआर होते हैं, जो आपके कॉलेज का लैंड और बिल्डिंग को चेक करते हैं। आपके ज़िले में जो भी नज़दीक के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो भी फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट है या कोई जो डिपार्टमेंट फार्मेसी का है उसके एक एचओडी आते हैं और एक आपके आते हैं सचिवालय से उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर। 3 लोगों की कमेटी होती है। ये पहले आकर के आपके कॉलेज को देखते हैं कि आपके पास जो बिल्डिंग है वो पर्याप्त है कि नहीं, ज़मीन आपका 2 एकड़ है कि नहीं, आपने जो प्रयोगशालाएं बनाई हैं वो सही से बनी है कि नहीं, लाइब्रेरी में किताबें हैं कि नहीं, टीचर्स आपने अपॉइंट किया है कि नहीं। इन चीज़ों को वो देखने के बाद और वेरीफाई करने के बाद आपको एनओसी देते हैं कि हाँ इस कॉलेज को मान्यता दिया जा सकता है, ये सारे मानक को पूरा करता है। एनओसी लेने के बाद आप भारत सरकार की संस्था है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ आप अप्लाई करेंगे, फिर उनकी टीम आती है जांच करने, उनकी टीम जांच करके जाएगी तो वो आपको अप्रूव कर देगी कि हाँ ये कॉलेज अप्रूव्ड हो गया। और फिर आप यूनिवर्सिटी में जाइए, जो आपकी एफिलेटिंग बॉडी है, एग्जामिनिंग बॉडी है, वहाँ आपने उनका जो फ़ी है एप्लीकेशन का, आपने वो डीडी जमा कर दिया विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स, एनओसी के साथ और जो आपको अप्रूवल मिला उनके साथ, फिर वो आपको एप्लीकेशन दे देगी, कॉलेज तक स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रक्रिया सिंपल है। फार्मेसी का हुआ, ये फार्मेसी का डी फार्म और बी फार्म, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म सबके लिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप केवल डी और बी ही ले सकते हैं। कम से कम आपका 2 सेशन 3 सेशन एकेडमिक ईयर चला जाएगा तभी आप एम फार्म के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, इस सब में कितना दिन लग जाता है मिलने उलने में, सब एनओसी या फिर अप्रूवल? अगर सारी चीज़ें अपने समय से सही से चल रही हैं तो 6 मंथ का साइकिल है। 6 महीना में हो जाता 6 मंथ तो लगता है। तो आप जो देते हैं, एडवाइस देते हैं या कंसल्टेंसी जो चलाते हैं, तो इसी सब की ये जो अभी बता रहे हैं, यही बात हम उन लोगों को बताते हैं क्योंकि लोगों को सर पता नहीं है कि हम पहले कहाँ जाएंगे। अच्छा, सर सपोज आपको कॉलेज करना, तो आप सोचेंगे हम पहले पीसीआई में जाएं कि पहले बिहार सरकार के पास जाएं, और हमको सही से बताएगा कौन। तो कहीं मत जाइए, आप आइए आर के राजन के पास। हाँ, यही ना? हम बिल्कुल यही। देखिए, आप कहीं मत जाइए, चुपचाप जानकारी लेनी हो सही से, चुपचाप आर के राजन छाप चल नू, यही ना है। अच्छा, ये बताइए राजन जी कि अगर हमको खोलना है नर्सिंग, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नर्सिंग का होता है ना? हाँ, नर्सिंग में भी 2-3 होता है क्या? 5 कोर्स टोटल है नर्सिंग में। नर्सिंग में। अरे बाप, क्या जरा बताइए भाई। हमारे यहाँ अगर 10 इंक्वायरी टोटल आती है एक दिन में, तो उसमें से 6 इंक्वायरी नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आती है हर दिन। लोगों में इतनी जागरूकता है नर्सिंग को लेकर के, खोलने वालों के लिए, खोलने वालों के। तो क्या जागरूकता है उसमें, कुछ है क्या? बताइए, खुल करके जरा बताइएगा। नर्सिंग का सर फी बिहार में एक स्टैंडर्ड फी है, ज़्यादा फी मिलता है, और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी बिहार में भी हर समय है, पूरे इंडिया में हर समय है, और सारे गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप सारे गल्फ कंट्री में ओमान देख लीजिए, कतर देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, सब में जो नर्स आपको मिलेंगी, रांची की मिलेंगी, साउथ की मिलेंगी। रांची की जितनी आदिवासी बहनें हैं, अधिकांश लोग नर्सिंग कोर्स करती हैं सीधा गल्फ कंट्री, क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटलों में हमारे जो नर्सेस ट्रेंड होती हैं वो ज़्यादा स्किल्ड होती हैं। अच्छा, हमारे मतलब कि बिहार झारखंड के, बिल्कुल समर्पण की भावना, गर्व की बात है हमारी, बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। हाँ, वो बहुत समर्पित। आप सर कोई हॉस्पिटल बिहार का देख लीजिए, कुर्जी का देख लीजिए, मिसनीज ऑफ चैरिटीज, वहाँ के नर्स का बिहेवियर देख लीजिए, सब झारखंड के मैक्सिमम आपको मिलेंगे। देखिए कितना उनका सेवा भाव उनके अंदर होता है।
तो डिमांड उसका बिहार में भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा सैलरी स्केल है नर्सेस का। अगर एक स्टैंडर्ड नर्स को अपॉइंट किया जाए अंडर बीएससी नर्सिंग कैटेगरी या एमएससी नर्सिंग कैटेगरी, तो उनकी सैलरी स्टार्ट होगी 1 लाख से। अरे वाह। जी। और सीनियर नर्स डॉक्टर साहब के साथ सर ओटी में पार्टिसिपेट करती हैं पैरेलली। उनको पता होता है कि ऑपरेशंस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उनको इक्वल नॉलेज होती है। जो एमएससी नर्स की नर्सिंग डिग्री होती है वो सारा वो उनके साथ शेयर करती हैं सारी चीज़ें। तो इसमें 5 कोर्स है स्टार्टिंग में। एक सबसे लोअर है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स। फिर जीएनएम है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। फिर है बीएससी नर्सिंग जो डिग्री लेवल कोर्स है। फिर है एमएससी नर्सिंग। उसके बाद है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। अच्छा। स्टार्टिंग में आप 3 कोर्स एक साथ खोल सकते हैं या तीनों अलग अलग भी खोल सकते हैं, कोई 2 भी खोल सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको केवल एएनएम कॉलेज खोलना है, केवल जीएनएम कॉलेज खोलना है, या केवल बीएससी नर्सिंग खोलना है, या तीनों मुझे खोलना है। जमीन का मानक इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर आपको केवल एएनएम कॉलेज खोलना है जो 2 साल का कोर्स है, तो जमीन उसमें केवल आपको 80 डिसमिल चाहिए। 80 डिसमिल जमीन मैंने फिर के 1 एकड़ से 5 डिसमिल ज़्यादा। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। हम लोग अगर पटना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पटना में 1 एकड़ में 100 डिसमिल हुआ और 32 कट्ठा होता है। हमारे हम हाँ, तो हमारे यहाँ भी यही है, लेकिन आपके सर अलग अलग जिला में सर अलग बदल जाता है। बदल जाता है। और अगर आपको जीएनएम कॉलेज खोलना है तो उसमें जमीन 150 डिसमिल चाहिए। बीएससी नर्सिंग खोलना है तो भी 150 डिसमिल चाहिए। तीनों खोलना है तो भी 150 डिसमिल ही चाहिए। 5 खोलना है तो भी 150 डिसमिल ही चाहिए। बस एक चीज बदल जाता है, जीएनएम कॉलेज खोलने आप जाते हैं जब एएनएम के बाद, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में जो सबसे बड़ा एक हर्डल कहिए या कहिए कि रिक्वायरमेंट कहिए, जो ज़रूरत भी है हमारा, कि आपके पास या तो 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए, जिसको हम लोग पेरेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा। जिनके पास अपना पेरेंटल हॉस्पिटल है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज वही खोल सकते हैं। एएनएम में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एएनएम में क्या होता है कि आपको जो एनओसी मिलता है जिले के सिविल सर्जन साहब से, उसमें वो आपके जिले के 2 हॉस्पिटल्स को अटैच कर देते हैं। अच्छा, वहाँ जाकर एक लड़कियाँ हाँ, जैसे मैं उस पर भी आऊँगा आपके पास। उसमें है कि वो अटैच कर देते हैं कि आफ्टर 2 years ऑफ टीचिंग लर्निंग द कोर्सेज, उनको 6 मंथ का एक कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है। तो वो बताते हैं डॉक्टर सिविल सर्जन साहब कि जो आपके नज़दीक का कोई भी सरकारी अस्पताल है, रेफरल हो या सदर हो, कम्युनिटी हो, प्राइमरी हो, पीएचसी हो, वहाँ वो 6 मंथ का इंटर्नशिप कर सकती हैं। अब क्या है कि प्रक्रिया क्या है नर्सिंग कॉलेज खोलने की, कि सबसे पहले आपको अपने ज़िले में डीएम साहब के पास एक आवेदन देना होता है। उस आवेदन में देना होता है कि मेरे पास मानक के हिसाब से ज़मीन उपलब्ध है और उस मानक के हिसाब से जो बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, तीनों कोर्स का अलग अलग है, वो हमारे पास उपलब्ध है। तो आप वहाँ वो आवेदन देते हैं, ठीक है। उस आवेदन के आधार पर डीएम साहब एक कमेटी गठित करते हैं, एडीएम रैंक के किसी अधिकारी को। वो कॉलेज के साइट पर आते हैं, फिजिकल उसका इंस्पेक्शन करते हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इस संस्थान के पास एएनएम कोर्स हो या बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, संचालन करने के लिए इनके पास पर्याप्त भूमि और भवन उपलब्ध है, तो इन्हें कोर्स के संचालन के लिए एनओसी दिया जा सकता है। उसकी एक कॉपी चली जाती है सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ के पास, और एक कॉपी चली जाती है सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन साहब उस एनओसी के आधार पर उनको एनओसी देते हैं अपने लेवल से, एएनएम कोर्स का अलग, जीएनएम कोर्स का अलग और बीएससी नर्सिंग कोर्स का अलग। जब आपके पास ये दोनों एनओसी आ जाता है मानक के हिसाब से पूरा करने के बाद, फिर आप एक आवेदन देते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तीनों कोर्स का अलग अलग आवेदन, अगर आप तीनों कोर्स कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग आपके आवेदन के आधार पर आपको फिर एक एनओसी देता है, जिसको हम लोग विभाग की भाषा में कहते हैं स्थापना की अनुमति, कि इस संस्थान को जिले के डीएम साहब के द्वारा, सिविल सर्जन साहब के द्वारा एनओसी निर्गत किया जा चुका है, तो इनको पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति दी जा सकती है।
उसके बाद एक सर्टेन फी है सरकार का। एएनएम कोर्स के लिए 50,000 है, जीएनएम कोर्स के लिए भी 50,000 है, और एएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए 1,00,000 है। ये डीडी आपको बनाना है स्वास्थ्य विभाग के नाम से, वापस विभाग में जमा कर देना है उसके साथ। तो आपकी जांच कमेटी गठित हो जाती है कॉलेज का जांच करने के लिए। अब कॉलेज में जो आपको सुविधाएं देनी है, 5 प्रयोगशालाएं, 1 लाइब्रेरी, फैकल्टी का रूम, जो कोर्स आपके साथ चल रहे हैं उनके लिए क्लासरूम डेडिकेटेड, और सब कोर्स के हिसाब से उतने टीचर। जैसे एएनएम में आपको चाहिए 6+1 टीचर, यानी 6 शिक्षक, तो 1 टीचर कौन प्रिंसिपल। होंगे मतलब? एएनएम के लिए तो टीचर हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग, वही टीचर हो जाएंगे जीएनएम के लिए भी। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स आप ले रहे हैं तो आपको टीचर चाहिए होंगे वैसे जो एमएससी नर्सिंग किए हुए हों, और प्रिंसिपल होंगी वो जिनका एमएससी नर्सिंग विथ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, और अगर वो पीएचडी हो तो बहुत बेहतर है। तो इन्हीं चीज़ों की जांच करने कमेटी आती है स्वास्थ्य विभाग की। ये कमेटी 5 लोगों की होती है। इसमें एक सचिवालय के उपनिदेशक होते हैं स्वास्थ्य विभाग के। आपके जिले के जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो भी गायनेकोलॉजी की एचओडी होंगी वो आएंगी, दूसरे मेंबर वो हो गई। जो आपके जिले के सरकारी नर्सिंग कॉलेज होगा उनके एक प्राचार्य आएंगी और उनके एक प्रोफेसर आएंगी, सरकारी? हाँ, सरकारी कॉलेज के। और एक बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो कंपनी है जो सारी बिल्डिंग बनाती है मेडिकल कॉलेज की और स्वास्थ्य विभाग की, उनके एक इंजीनियर आते हैं। ये 5 लोग की टीम आती है, कॉलेज की जांच करेगी, वो अपना रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी और विभाग उस पर कार्रवाई करके आपको मान्यता देगा। वो मान्यता मिलने के बाद फिर आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, जो बना है 2023 से एक नया स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, वहाँ से आपको मान्यता मिल जाएगा और कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया है नर्सिंग कॉलेज खोलने का। बीएड का अब इंडिपेंडेंट खत्म हो गया। पहले था कि बीएड 2 साल का कोर्स था। अच्छा। लेकिन 2017 में वो बंद हो गया। अब नया कॉलेज खोलना, 17 में लास्ट अप्लाई हुआ था। तो नया पुराना हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे 2017 तक नए कॉलेज का आवेदन एनसीटी में एक्सेप्ट हो रहा था। माने कोई भी आदमी 1 एकड़ जमीन रजिस्टर्ड कर दे कॉलेज के नाम से, 4,000 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग बना ले, तो वो बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था, बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स के लिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। कब से अमेंडमेंट 2019 में ये अमेंडमेंट हो गया। अच्छा। और उस कोर्स का नाम हो गया ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें सरकार का प्रयास ये है कि जिन्हें टीचर बनना है उन्हें अब अलग से जरूरत नहीं है ग्रेजुएशन करने की। बीएड कौन कर सकते थे? जो ग्रेजुएट हैं। अब ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटर पास कर लिया और आपका ध्येय है, आपका टारगेट है, गोल है कि हमको टीचर ही बनना है, तो आप सीधे ITEP कर लीजिए। यानी उसमें आपको 3 साल डिग्री की पढ़ाई होगी और 1 साल बीएड की पढ़ाई होगी। तो अभी क्या था कि 3 साल ग्रेजुएशन कीजिए तब 2 साल का बीएड कीजिए, 5 साल लग रहा था, अब वो 4 साल हो गया। अगर आपको टीचर ही बनना है तो फिर आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? आप ITEP कोर्स करिए और सीधे टीचर बन जाइए। तो उसका थोड़ा सा मानक बदल गया। मानक क्या बदल गया कि ITEP के लिए सरकार ने कहा कि ITEP हम उन्हीं को देंगे जिनके पास पहले से कोई डिग्री कॉलेज चल रहा हो। यानी आपके पास अगर BA, BSc, BCom का कोई कॉलेज चल रहा है पहले से जिस ट्रस्ट के अंतर्गत, वही नए कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। ये चेंज आ गया। पहले था कोई इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकता था। उसके बाद अप्लाई हुआ पिछले साल भी, उसमें सरकार ने मानक तय कर दिया कि आपका जो बीएड कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, अगर वो NAC से एक्रेडिटेड है, ग्रेडिंग NAC से आपके पास है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कॉलेज खोलने में। उन्होंने एक 10 पॉइंट क्राइटेरिया बना दिया कि आपकी संस्था कितनी पुरानी है। 10 साल पुरानी है तो 1 पॉइंट, 20 साल है तो 2 पॉइंट, इस टाइप से क्राइटेरिया बना दिया। और अगर आप 10 पॉइंट क्राइटेरिया को मैच करें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये चेंजेस आ गया। ITI तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें बस जमीन बढ़ गया। पहले जमीन उसमें कम था, अब जमीन उसमें हो गया 1.07 एकड़। वही बाउंड्री चाहिए पूरा। तो लेकिन जो वैकेंसी गवर्नमेंट का कुछ कमा है, पहले तो जमीन ज्यादा था, कम था, 8 कट्ठा था। लेकिन मेरे गांव में एक सरकारी ITI खुला है, जैसे तो वहाँ उन लोगों ने 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन मांगा था। सर सरकार का देखिए सर, मानक न्यूनतम का होता है,
ना कि अधिकतम का। जैसे स्कूल सीबीएसई खुल जाता है 2 एकड़ में, लेकिन अगर आपको डीपीएस का स्कूल खोलना है जमीन आपको 6 एकड़ लेना होगा। अच्छा, तो सर अभी जो आईटीआई का है न्यूनतम मानक है 1.07 एकड़ जमीन, बस न्यूनतम मानक। इसमें आईटीआई खोल दीजिए। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनसीबीटी में अप्लाई होता है, बिहार सरकार से एनओसी मिलता है, लेबर डिपार्टमेंट से एनओसी लीजिए, एनसीबीटी में अप्लाई करिए, उसकी टीम जांच करेगी, आपको मान्यता मिलेगा। तो उसका भी आईटीआई का भी स्कोप है? कम है, लेकिन कम है। अब मैक्सिमम लोग आईटीआई के बदले खोलना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा, फायदा यह है कि वो एक तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो उसके लिए कितनी जमीन चाहिए? जमीन तो सर एआईसीटी रेगुलेट करती है ऐसी संस्थाओं को, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीबीए बीसीए हो, तो उसमें जमीन का कोई मानक ही नहीं है। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन तो ये है नए लोगों के लिए, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। जमीन का मानक क्या है? अगर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना हो, बीबीए बीसीए कॉलेज खोलना हो, एमबीए कॉलेज खोलना हो, बीटेक कॉलेज खोलना हो, आर्किटेक्चर खोलना हो, तो जमीन का कोई मानक नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ी बात है। अब सुने आप लोग ध्यान से, जमीन का कोई मानक नहीं है इसमें, कितनी जमीन चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं तो ये 5 प्लस एकड़ पॉइंट है चाहिए। कि माइनस है? प्लस पॉइंट है। ओ, प्लस पॉइंट, प्लस माइनस समझ रहा था। नहीं, प्लस पॉइंट है। क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले था कि जमीन 5 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़, वो बिल्कुल नहीं है। अब क्या कह रहा है 10 कट्ठा में खोल दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे खुलते, वो क्या नियम है। अब गवर्नमेंट ने क्या तय कर दिया कि आप जो कोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, आप कितना इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं। मिनिमम 60 इनटेक, कितना सीट के लिए, हाँ, मिनिमम 60, मैक्सिमम 360। तो उसके हिसाब से आपको जितना क्लासरूम चाहिए 2 साल या 3 साल मिलाकर, जितना लैब चाहिए 3 साल का आप एरिया जोड़ लीजिए जो स्टैंडर्ड उसका है, जितना बिल्टअप एरिया आएगा। सपोज करिए एरिया आता है 1 लाख स्क्वायर फीट, बिल्डिंग जो मांग रहा है वो नॉर्म्स के हिसाब से, वो कहता है क्या कि उस बिल्टअप एरिया के हिसाब से आपके क्षेत्र में एनबीसीसी का जो बायलॉज है, नेशनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कोड जो है, जो आपके एरिया का रेलिवेंट एफएसआई है या एफएआर है, डेट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो, तो बिहार में 0.5 है और मैक्सिमम 2.0 है। तो सपोज करिए कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए बिल्टअप एरिया चाहिए 1 लाख स्क्वायर फीट, तो आप उसको अगर 2 से भी गुना करते हैं तो हो गया 2 लाख स्क्वायर फीट, तो जमीन हो जाता है 5 एकड़। 0.5 से गुना कर देंगे जो मिनिमम है बिहार का स्टैंडर्ड, तो जमीन हो जाएगा आपका 50,000 स्क्वायर फीट, यानी 1.25 एकड़ जमीन में आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ, एपीएच है उसका। हमारे व्यूवर्स भी समझ ही रहे होंगे। तो इंजीनियरिंग के लिए भी यही है कि उसका सब एआईसीटी सर जितनी संस्थाओं को रेगुलेट करती हैं, ये उसका कॉमन नॉर्म्स है कि जमीन कितना चाहिए वो कहीं नहीं मेंशन है। आपका जितना बिल्टअप एरिया आता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको आप अपने एरिया के रेलेवेंट एफएसआई से गुना कर लीजिए। जितना आएगा वो एरिया उतना आपको लैंड चाहिए। तो बिहार का सर 0.5 है एफएसआई। ये आपको कोई भी आर्किटेक्ट बता सकता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो जब हमको जमीन कम चाहिए तो हम ज़्यादा क्यों दें? अच्छा, ये अगर हमको मेडिकल कॉलेज खोलना है, उसका तो नॉर्म्स बहुत बड़ा है, वो भी बता ही दीजिए भाई कितना बड़ा है। मिनिमम 20 एकड़ जमीन तो जरूर चाहिए। मिनिमम 20 एकड़? 20 एकड़ मेडिकल कॉलेज के लिए? यस, 20 एकड़ जमीन चाहिए। शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में? कोई ऐसा नहीं है शहरी ग्रामीण, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था, अब नहीं है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं जमीन 10 है 20 नहीं, 20 एकड़ है, क्योंकि वो गजट है भारत सरकार का कि 20 एकड़ जमीन चाहिए। और उसके पास उसमें है क्या कि आपको कितना सीट का मेडिकल कॉलेज खोलना है, 50 सीट, 100 सीट, 150 सीट, तो उसके हिसाब से पहले आपको उसका मदर हॉस्पिटल डेवलप करना पड़ेगा। मदर हॉस्पिटल पहले हॉस्पिटल डेवलप करना? यस, 330 बेड का या 550 बेड का, 650 बेड का। उसके बाद आपको कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट का कॉलेज का एरिया बनाना पड़ेगा। बाप रे। हॉस्पिटल आपके पास रनिंग होगा तभी आपको बिहार सरकार से एसेंशियल सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले तो ऐसा नहीं था। ये अभी का रूल ऐसा है। हॉस्पिटल आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते। पहले क्या था कि 3 साल का हॉस्पिटल चला हुआ होना चाहिए, अब है कि सेम ईयर आप
सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा आपको अभी खोलना है तो आप हॉस्पिटल्स बना लिए, वो स्टार्ट हो गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो अब रिलैक्सेशन आ गया। सरकार का प्रयास यह है कि जितना हम लोग फ्लेक्सिबल होंगे कॉलेज खोलने के नियम में, उतना ज़्यादा संस्था खुलेगा। जितना अधिक खुलेगा तो जो चीज़ लोगों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, आपके अपने समाज में, लोकेलिटी में डेवलप हो जाएगा। ये हो भी रहा है हमारे आपके नज़दीक। अच्छा राजन जी, हमको ये बताइए कब से आप हैं इस ये कंसल्टेंसी वाला काम कब से कर रहे हैं? फुल फ्लेज अगर कहें तो हम 2016 से अपना ऑफिस खोल के ये काम कर रहे हैं बिहार पटना में। पहले तो स्टार्ट पटना से ही किए थे, लेकिन जैसे मैंने आपका काम कर दिया तो आपने किसी को रेफरेंस दे दिया। अच्छा। ऐसे करते करते आज हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, नोएडा, यूपी, सब जगह हमारा काम हो रहा है। लोग बिहार में इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा। इंटरेस्ट लेने वाले कौन लोग हैं? मैक्सिमम तो वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास कैपेसिटी है पैसे खर्च करने की, लेकिन उनको पता नहीं कि हम अब किस बिजनेस में जाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे आपने बताया अभी बहुत, तो मैं नहीं जानता था कि इतना कम में भी कॉलेजेस खुल जाएंगे। खुल रहे हैं कॉलेज इतने कम में। वही तो मेरा आपसे बस यही एक है इस माध्यम में आने का, कि लोगों को सही जानकारी ही नहीं है कि हम शुरू कैसे करें। उनको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत कैसे क्या होगा, नहीं होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले आप सही जानकारी तो लीजिए कि शुरू कैसे होगा। तो जानकारी ये आपके नहीं होने दिमाग के में कारण। आया कैसे ये सब कि यही काम करें? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना? इंटरेस्टिंग सवाल है ना? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अरे है। वाह, मैं आखिर ये एक नया फील्ड में मैं कैसे आ गया। हाँ, आप तो राजनीति भी कर सकते थे। एक्चुअली मैं पहले एक टीचर था। पटना का एक रेपुटेड स्कूल है शिवम कॉन्वेंट, कंकड़बाग में, उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो वहाँ पर मैं टीचर था पहले। फिर मतलब काम करता गया तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारियाँ देते चले गए। वो रान जी आप ये भी करिए, वो भी करिए। तो स्कूल आवर के बाद एक्सप्लोर करता रहता था मैं कि क्या है कैसे है। सर का भी नया नया प्रोजेक्ट खुलता रहता था, तो उन्होंने मुझे एक बीएड कॉलेज का ही प्रोजेक्ट दिया, रान जी इसका सब कुछ देखिए और करिए कैसे कैसे क्या करना है। तो वो मैंने किया, फाइलें मैंने बनाई बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, देख के, गूगल करके फाइल बनी। कॉलेज अप्लाई हो गया, कॉलेज को मान्यता मिल गई, स्टार्ट हो गया बीएड कॉलेज। अच्छा। तो आपके ही किसी मित्र ने पूछा कि भाई आपने कैसे कॉलेज खोल दिया? मेरे मित्र ने, डायरेक्टर साहब के मित्र ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि हो सकता है मेरा मित्र सर्किल बहुत है। हाँ, तो आपके मित्र जरूर होंगे। उनका नाम है श्री शंकर कुमार, बहुत उनका स्कूल है शिवम कॉन्वेंट। वो भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं कुर्मा जहानाबाद में। तो मेरा सारा ज्ञान वहीं से मैंने प्राप्त किया है। मेरे गुरु कह सकते हैं वही हैं। उन्होंने सब जिम्मेदारियां मुझे दी, रान जी आप करिए। हिम्मत दिया उन्होंने। तो अब कोई हिम्मत दे रहा है कि भाई करिए, बहुत क्या गलती होगी, लेकिन सीखिएगा तो आप। तो वही हम लोग गूगल करते रहे, बहुत सारे फाइलों को देखते रहे। उनको जब मान्यता मिल गया बीएड कॉलेज का, तो उनके ही मित्र ने पूछा कि आपका कैसे खुला? उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक स्टाफ है रान जी, उन्होंने सब कुछ किया, खुल गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी मेरा भी खुलवा दिए। कहा ठीक है आप मिल लीजिए। मैं वहीं था, तो मैं मिला उनसे। अब वो दो सज्जन थे, एक थे हाजीपुर के रॉयल हेरिटेज के नितिन कुमार, जिनका मैंने खुलवाया बीएड कॉलेज, और एक थे पटना के ही सन्नी आनंद जी, जिनका मैंने कॉलेज खुलवाया वहाँ नौबतपुर में। उनका कॉलेज का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका था रॉयल हेरिटेज। तो उन लोगों का कॉलेज भी खुल गया। मैंने पूरे फाइलें बना दी, अप्लाई कर दिया। 2016 में उनको मान्यता मिल गया। और उसके बाद से आज तक कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना मुझे प्रचार करना पड़ा। 1 से 2, 2 से 22 होता चला गया, और सिलसिला सफ़र आज तक चल रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बताया आपने, नर्सिंग का भी बताया। तो ये तो व्यवसायिक जहाँ पर उसी टाइप का है ना, कि व्यवसायिक जहाँ जो उसको क्या कहेंगे हम, व्यवसाय तो है ही। जैसे आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज लोन लेकर ही, व्यवसायिक शिक्षण संस्थान यही ना कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि तो उसमें मैं MBA है, MCA है, BBA है, इस सब का भी ये अलग से कोई कि उसमें आप खोल सकते जाइएगा? नहीं, सब एक ही में खोल सकते हैं, अलग से कोई नियम नहीं है उसके लिए। AICTE इनको रेगुलेट करती है और उसका अपना नॉर्म्स है।
तो अब ये बताइए कि जो खोलना होगा तो आपके पास वो संपर्क करेंगे लोग, हाँ, तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? आप कुछ बहुत एड्रेस सारे वगैरह माध्यम। बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे संपर्क करेंगे। एक तो हमारा अभी 2 ऑफिस चल रहा है। पटना में ऑफिस हमारा बोर्डिंग रोड में है, हाँ, शांतिप्रिया अपार्टमेंट में हमारा ऑफिस है, ग्राउंड फ्लोर पे, बिल्कुल तसवा के शोरूम के मेन बोर्डिंग रोड में। अच्छा, और एक हमारा ऑफिस रांची में है, सिंह मोड़ में, पेट्रोल पंप के पास। वेबसाइट हमारा है edusolpatna.com। क्या है? edusolpatna.com। ई EDU एजुकेशन का EDU, हाँ, सॉल्यूशंस का SOL और पटना PATNA सुन लीजिए, .com है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और एक वेबसाइट है educationsolutions.in। इस पे सारी जानकारी दी गई है। सब ऑफिस का एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। आप जिस माध्यम से चाहें ऑफिस आकर के तो आपका फ़ोन कंसल्टेंसी फी भी होता होगा? वो तो हर कोर्स का अलग अलग है, लेकिन कंसल्टेशन फर्स्ट का वो बिल्कुल फ्री है। उसका हमने कोई सुना है कि कंसल्टेशन में चूंकि आप चाहते हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा खुले, बिहार मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, हर तरह, बिल्कुल तो फीस भी बहुत ज़्यादा आप नहीं रखे हैं। नहीं सर, फीस ज़्यादा क्यों रखेंगे? सब कुछ तो आपको लगाना है। हम लोग केवल आपको सलाह दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ खोलना है तो आपको यहाँ से परमिशन लेना होगा। हम लोग आपको आवेदन करने में मदद करेंगे। ज़मीन तो आपका ही होगा, बिल्डिंग आपकी ही होगी। हमारा काम है आपके आवेदन को सही तरीके से तैयार करना और सही विभाग में उसको सबमिट कर देना और आपको परमिशन दिलवा, जो भी आप परमिशन लेना है आपको। और आपको तय करना है कि आप हमारा मदद किस तरीके से लेना चाहते हैं। हम लोग यहाँ हैं आपका मदद हर आपका तरीके से कोई करने फ़ोन के लिए। नंबर भी है, आप बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल शेयर बताना करना चाहेंगे तो चाहेंगे। शेयर कर दीजिए। हमारा पटना ऑफिस का फ़ोन नंबर है 95347 5x5। दूसरा नंबर है 953457 4x5। रांची ऑफिस का नंबर है 970969 4x5। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप डायरेक्ट मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर मैं अपने पास ही रखता हूँ। और ऑफिस हमारा सबसे बड़ा बात है कि 365 डेज अ ईयर खुला रहता है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम डायरेक्टर सर लोग शाम में ही आते हैं। जैसे आपका भी स्कूल अगर है तो आप तो अपना सब काम करने बाद ही हमारे पास आएंगे। और हम लोग के यहाँ लोग छुट्टी के दिन ही आते हैं कि उनका स्कूल आज बंद है, तो आराम से आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो संडेज को हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राजन जी, RK राजन जी अंगूठी के बड़ा प्रेमी है अपना है? नहीं, राशि के रत्न के हिसाब से अच्छा, मुझे अच्छा। पन्ना पहनना था। तो एक ज्योतिष जी ने कहा बनारस में कि पन्ना पहने हैं तो आपने हीरा क्यों नहीं पहना है। हीरा पन्ना की। हाँ, तो मैंने पूछा कि हीरा क्यों पहनना, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप आज लाइफ में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं अच्छा, तो वहीं पर आप रुके रहें, तो उसके लिए आप हीरा पहनिए। मुझे ये सलाह उनकी अच्छी लगी। चलो अच्छी बात है, कोई भी नीचे क्यों गिरना चाहेगा अपने स्टेटस से, या अपने जहाँ आपने कुछ भी हासिल कर लिया तो वहीं पर बने रहें, कम से कम बहुत आगे ना जाए लेकिन वहाँ से नीचे तो नहीं आए। तो जितना हम मेरे में सामर्थ्य है, जो हम मदद कर पा रहे हैं, बस यही प्रयास है कि वो मदद, वो सामर्थ्य हमें बचा रहे और उससे नीचे हम लोग ना जाए, और ऐसे ही लोगों की मदद हम लोग करते रहें। आप शादीशुदा हैं? जी, 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा क्लास 8 में है, छोटा बेटा स्टैंडर्ड 4 में है। दोनों पटना में ही पढ़ाई करते हैं, सेंट कैरेंस स्कूल में। पत्नी क्या करती हैं? पत्नी हाउसवाइफ है, उनका पूरा टाइम बच्चों पर ही है। मम्मी पापा हैं, साथ ही हम लोग रहते हैं। सगुना मोड़ पे हमारा घर है, लेकिन पूरा समय ऑफिस में ही जाता है। बड़ा स्वस्थ लगते हैं आप लोग। इसलिए कि सर हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग काम पूरा स्ट्रेस वाला है। स्ट्रेस देते हैं दूसरे को? नहीं, वही तो भी काम है कि नहीं। आपको देना भी नहीं। आप जब हमसे जुड़ गए हैं तो आपका सारा स्ट्रेस हमारा हो गया। अब सर आप सपोज करिए कि आप मेरे भरोसे 50 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, जमीन खरीदें, आप बिल्डिंग बनाएं, तो आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि हमारे संस्था को मान्यता मिलेगा, तभी तो वो संस्था जीवंत होगी। तो हम लोग आपको इससे फ्री करते हैं कि सर आप बिल्डिंग बनाइए, जमीन लीजिए, कागज का काम हम पे छोड़ दीजिए आप। तो आप मतलब कोई आदमी अप्रोच करेगा आपसे तो आप एग्रीमेंट कराते होंगे ना? सर बिहार में कंसल्टेंसी लीगल नहीं है। ओह, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं जी मैं आपसे क्यों हेल्प लूँ, आपको किसने ऑथराइज किया, तो हम क्या जवाब देंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। सर जैसे एक लॉयर होता है, तो हम लोग सर स्कूल कॉलेज के लॉयर हैं।
क्या कागज, कैसे कागज अच्छा, जैसे बनेगा। सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन शैक्षणिक संस्थान और खुले, आप लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार सर को? सरकार की सर प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा जटिल है, वो आसान होनी पूरे चाहिए। देश भर में है या बिहार में है? बिहार में तो ज़्यादा जटिल है। हम्म, जैसे सर बिहार में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपको सबसे बड़ा जो हर्डल है कि एक एनओसी डीएम साहब से लीजिए, एक एनओसी लीजिए सिविल सर्जन साहब से, उनका जांच अलग होगा। ठीक, बिहार सरकार की टीम अलग जांच करेगी। 2 जांच। झारखंड में क्या है, आप अप्लाई ऑनलाइन करिए, अच्छा, एक ही जांच कॉलेज का होगा, सुनिए भाई, हाँ, बस एक जांच कॉलेज का होगा झारखंड में, झारखंड में। अदर स्टेट्स में भी यही होगा लगभग? बिल्कुल एक ही जांच कॉलेज का होगा, उसी बिहार- जांच। बिहार में जटिल है, वहां पर झारखंड में अदर स्टेट में डीएमसीएस का कोई रोल नहीं है, एक ही जांच यहाँ होगा झारखंड में। उस जांच से ही आपको एनओसी मिल जाएगा पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में आपको मान्यता मिल जाएगा, कॉलेज शुरू हो जाएगा। हम लोग सर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अब झारखंड में कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड में ज़्यादा प्रक्रिया आसान है कॉलेज खोलने का, और वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार में तो ज़्यादा जरूरत है, लेकिन आप जो बता रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ, इसलिए कि हम लोगों से जो कि पत्रकार हैं, तो लोग संपर्क कैसे लोग खोले करते हैं, तब थोड़ा डीएम को बोलना दीजिए, जी, हमें जी, क्या हो गया जी, भाई, बिल्कुल, तो बिल्कुल, है ना, जरा सीएस साहब को बोलना दीजिए, हमें क्या है, अगर पता नहीं कहा नहीं कर रहे हैं, कई दिन से दौड़ रहे हैं, दौड़ लगाना पड़ता है। तो भाई सुनिए, अगर सरकार के मुलाजिम भी सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को, स्वराज पोस्ट में जो हमारे साथ आर के राजन जी बता रहे हैं, और बिहार को वाकई आप चाहते हैं बुलंदी पर ले जाना, तो इस तरफ सोचना पड़ेगा। प्रक्रिया को थोड़ा आसान करना चाहिए, हाँ, हाँ। ताकि लोग आसानी से कॉलेज खोल सकें। जो खोलना चाहते हैं वो इसी में उलझ के रह जाते हैं। भाई सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है। भारत सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम, हाँ, अभी मैंने आपसे बात की पॉलिटेक्निक कॉलेज की, हाँ, तो उसका वेबसाइट ही है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, NSWS। उस पर अप्लाई करिए, आपका सब कुछ एक बार में खुल जाएगा, हाँ, कुछ करना नहीं है आपको। तो यहाँ भी हो जाए, खुल जा सिम हम लोग का तो खुल जाएगा। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना प्रक्रिया सिंप्लीफाई होगा, उतने ज़्यादा लोग उद्यमी बन करके सामने आएंगे और उतना ज़्यादा कॉलेज खुलेगा। तो जो गांव समाज के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं बाहर, अगर कॉलेज खोलना सर आसान हो जाएगा, आसानी से खुलेगा। जो हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है रिमोट एरिया में, सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, राजनीतिज्ञों की राजनीति जानने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होता है? तो पढ़ाई करनी पड़ेगी PhD की। नहीं, कहीं पे पढ़े कि भाई पॉलिटिशियन बनने के लिए भी कोई इंस्टीट्यूट खुल रहा है, क्या है, क्या ऐसा नहीं ना है? अभी तक तो नहीं है। नहीं, अच्छा दिए। आपसे आर के राजन जी ने बड़ा खुल करके बात की, मैंने कई सवाल पूछे, लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा, जानकारी मिली। जिसको भी खोलना है कोई भी शिक्षण इंस्टीट्यूट्स, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, बताया है, अपना ईमेल एड्रेस भी बताया है। तो आर के राजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू गिव अस वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग का प्रयास बस यही है कि जिन्हें कोई भी कंफ्यूजन है, कम से कम संपर्क जरूर करिए, आपका वो कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगा हम लोगों से बात करके, तो वो बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, चलिए, तो व्यूअर की तरफ से और स्वराज पोस्ट की तरफ से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।